कल का मैसेज नहीं मिला था क्लास का टाइम का? चल कोई बात नहीं, कोई बात। मेघाली बेटा, वॉइस वीडियो सब ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है वॉइस वीडियो में? हाँ बेटा, आप ना चैट पे भी रिप्लाई कर सकते हो, और अदरवाइज आप अपने पास जो है आपका माइक भी ओपन रहेगा, तो कहीं भी डाउट है आप पूछ लेना, ठीक है? वॉइस वीडियो में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे बताना, नहीं तो मैं फिर क्लास स्टार्ट कर दूँ। चले, आज हम लोग कुछ और नई नई चीजें शुरू कर रहे हैं, ठीक है? अभी तक आपने अकाउंट्स के अंदर जो भी पढ़ा है सब बेसिक है। आज हम लोग एक एग्जैक्टली चैप्टर शुरू कर रहे हैं। पहला चैप्टर आपकी किताब का कि अकाउंट्स है क्या, कैसे काम करना है, कैसे कैसे करना है। ओके? हाँ मेघाली, सब क्लियर है बेटा? ओके ओके ओके। चलिए आए जरा कॉपीज में। तो फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट। चैप्टर का नाम है, लिखेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। हर चैप्टर के साथ ना बेटा ये जरूर लिखना कि वो चैप्टर एग्जाम में कितने मार्क का आ सकता है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग आपके एग्जाम में 1 to 6 मार्क्स का आ सकता है, 1 से लेके 6 मार्क। अब जैसा कि नाम है चैप्टर का इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा थ्योरी है। हमारे यहाँ पे हम अपनी सारी की सारी जो थ्योरी है वो भी प्रैक्टिकल तरीके से ही पढ़ेंगे। हम कोशिश करेंगे कि थ्योरी हमें रट्टा ना मारना पड़े, हमें क्लास के अंदर ही सब कुछ याद हो जाए। बस आप इतना अपने से प्रॉमिस करके रखना कि आप जो क्लास में कर रहे हो वो क्लास में ही खत्म करना है। उसे बार बार मतलब घर पे जाके ऐसा नहीं कि हम रिपीट करेंगे, यही रिपीट करेंगे जो। आइए तो चैप्टर की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले हम लोग लिखना शुरू कर रहे हैं, लिखें अकाउंटिंग है क्या। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग है क्या? ओके? हम बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में लिखेंगे, तो आपने भी कंसाइज फॉर्म में लिखना है। लिखें अकाउंटिंग इज एन, यहां से आपकी डेफिनेशन शुरू हो गई, आर्ट। अकाउंटिंग एक आर्ट है, आर्ट मतलब कला। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, कॉमा, मेजरिंग, कॉमा, रिकॉर्डिंग, कॉमा, क्लासिफाइंग द फाइनेंशियल डेटा, क्लासिफाइंग द फाइनेंशियल डेटा, कॉमा, कॉमा, समराइजिंग, समराइजिंग, कॉमा, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन the results and interpretation the results thereof, and interpretation the results thereof, so that it can be communicated to the users, so that it can be communicated to the users। ऑब्वियसली जो हमने डेफिनेशन पहले पहले ऐसे लिखी है, पहली बारी में तो समझ में नहीं आएगी, तो हमें इसको डिकोड करना होगा। नीचे लिख लेना ये डेफिनेशन किसने दी है। ये डेफिनेशन दी है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने। ये एक एसोसिएशन है, इस एसोसिएशन को शॉर्ट में बोला जाता है AICPA। पूरे वर्ल्ड में अकाउंट्स की जो डेफिनेशन दी है वो AICPA ने दी है। हो सकता है आपसे पेपर में 1 मार्क में पूछ भी ले, who has given the definition of accounting? So the American Institute of Certified Public Accountant has given the definition of accounting. What is AICPA? ये AICPA है क्या? ये AICPA वर्ल्ड की लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है।
दिस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी। सर लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी मतलब ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, ग्रुप है, जो कि अपने पास अकाउंटिंग फील्ड के अंदर स्पेशलाइज्ड है। आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा, जैसे इंडिया की जो एसोसिएशन है उसका नाम है ICAI। ICAI की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। जैसे यहां पे नाम में आया है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, तो हमारे देश में ना एक कोर्स है जो आजकल बहुत चल रहा है, CPA। हो सकता है आपका कोई भाई बंधु CPA कर रहा हो। तो CPA का मतलब क्या है? CPA का मतलब है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, और ये अमेरिकन बेस्ड कोर्स है। इसी तरह से इंडिया में एक कोर्स है ICAI। ICAI की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो जो लोग CA कर रहे होते हैं, CA, वो ICAI में रजिस्टर्ड होते हैं। हर इंस्टीट्यूट की जो एसोसिएशन होती है उसमें उसके कोर्स का नाम ना पहले से लिखा होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, शायद आपने सुना हो, मैंने कहा इंडियन डेंटल एसोसिएशन। तब जब दिमाग लगाओ, इंडियन डेंटल एसोसिएशन में कौन लोग होंगे? डेंटिस्ट। मैंने कहा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, IMA, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में कौन लोग होंगे? सारे के सारे डॉक्टर्स। जैसे मैंने कहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो इस एसोसिएशन में कौन होंगे? सारे के सारे जो मैनेजमेंट कंसर्न्स है वो। हर एसोसिएशन में उस कोर्स का नाम लिखा होता है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ICAI ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी अपने पास है? AICPA। और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी कौन सी है? ICAI। तो यू मस्ट बी प्राउड कि अच्छा भाई, ICAI का नाम जो है पूरे वर्ल्ड में अपने पास लहरा रहा है। सिर्फ अमेरिका के नीचे है, बाकी अपने पास पूरे देश में सबसे ऊपर है। और कोई भी अकाउंटिंग बॉडी लार्जेस्ट या सेकंड लार्जेस्ट कब होती है? जब उसके मेंबर इतने हो। जैसे मैं आपको बताऊं, AICPA के जो मेंबर्स हैं वर्ल्ड में अराउंड 3 लाख हैं। लगभग 3 लाख लोग AICPA के अंदर जुड़े हुए। और ICAI के अंदर जो लोग हैं वो लगभग 2 से 2.5 लाख है, 2 से 2.5 लाख। जिस दिन ये ICAI के मेंबर AICPA से ज्यादा हो गए तो उस दिन ICAI क्या बन जाएगा? वर्ल्ड की लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी बन जाएगा। बट फॉर द करंट सिनेरियो ये अपने पास सेकंड लार्जेस्ट है। हो सकता है MCQs में आ जाए, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी AICPA, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट ICAI। हु हैज गिवन द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग? AICPA। इंडिया में अकाउंट्स की डेफिनेशन ICAI ने नहीं दी है, इंडिया में भी अकाउंट्स की डेफिनेशन किसने दी है? AICPA ने दी है। ये बात याद रखनी। ओके, अभी तक मैंने डेफिनेशन नहीं पढ़ाई, अब मैं डेफिनेशन पे आ रहा हूं। आपने कुछ चीजें हाईलाइट करनी है, लिखो। सबसे पहले आर्ट। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। आर्ट का मतलब है बेटा कला। जैसे कोई बाकी कला है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पेंटिंग, म्यूजिक, ये सब कला है। इसका मतलब ये प्रैक्टिस पर बेस्ड है। प्रैक्टिस मतलब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इसमें बेहतर होते जाओगे। उसी तरह से अकाउंट्स है, जितनी ज्यादा अकाउंटिंग करोगे उतना इसमें एक्सपर्ट होते जाओगे। सो अकाउंटिंग इज सिमिलर टू आर्ट। आर्ट मतलब क्रिएटिविटी। यू कैन क्रिएटिव हेयर, यू कैन बी क्रिएटिव हेयर। आप अपने अकाउंट्स को बेहतर तरीके से दिखा सकते हो, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आप इसमें अच्छे हो जाओगे। सो अकाउंट्स का जो नेचर है वो नेचर क्या है? आर्ट। इट इज एन आर्ट। आर्ट किसका? 8 चीजों का। आर्ट की 8 चीजें हाईलाइट करनी है। जैसे मैं हाईलाइट करूंगा आपने भी वैसे ही करना है। ध्यान देना, IMRC, फिर SAI और C। ध्यान से देखो मैंने क्या क्या पे कैसे कैसे हाईलाइट करा है, वो आप लोग हाईलाइट करो। हाईलाइट कर लो या उस पर सर्कल कर लो। सो अकाउंटिंग की डेफिनेशन आप आज के बाद जब भी पढ़ोगे आपके मन में ये बात दोहरानी चाहिए, IMRC/SAIC। मैंने बीच में एक हाइफन दिया, वो क्यों दिया आपको आगे समझ में आएगा। मैंने कहा था हम थ्योरी प्रैक्टिकल की तरफ पढ़ेंगे, तो ये भी प्रैक्टिकल की तरफ पढ़ रहे हैं। लिखो IMRC/SAIC, IMRC/SAIC। अब हम एक एक वर्ड को डिकोड करेंगे, ठीक है। आई फॉर क्या है? यहां पे आई है, आई फॉर आइडेंटिफिकेशन। नीचे लिखते जाओ। आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचानना, पहचान करना। इसका मतलब क्या है भाई? क्या रिकॉर्ड हो सकता है पहले पहचानो। जैसे मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, कुछ चीजें अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो सकती हैं और कुछ चीजें रिकॉर्ड नहीं हो सकती। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप जरा खुद सोच के बताना। आपके ट्यूशन की फीस मान लो 500 रुपए है, मान लो 1000 रुपए है, मान लो 1500 रुपए है। आप इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हो क्योंकि इसमें कोई मॉनेटरी वैल्यू है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, आपकी ऑनेस्टी, क्या इसको आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हो?
ऑनेस्टी किसी की पैसे के टर्म्स में नहीं नापी जाती। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सो फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई। आइडेंटिफिकेशन के साथ ऐसे लिख लो, जो मनी टर्म्स हैं कुछ वो होते हैं और कुछ होते हैं नॉन मनी टर्म्स। तो आपने सबसे पहले पहचानना है कि कौन से मनी टर्म्स हैं, कौन से नॉन मनी टर्म्स हैं। मनी टर्म्स का एग्जांपल लिख लो जैसे सैलरी, नॉन मनी टर्म्स का एग्जांपल लिख लो जैसे ऑनेस्टी, पंचुअलिटी। मैंने कहा मेरा एम्प्लॉय बहुत ज्यादा पंचुअल है, भाई इसको अकाउंट्स में कैसे लिखूं, ये कहीं अकाउंट्स में लिखा नहीं जा सकता, लेकिन मैं कहूं कि मेरे एम्प्लॉय की सैलरी इतनी है, ये लिख सकता हूं भाई। तो फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट कैन बी रिकॉर्डेड एंड व्हाट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, यू नीड टू आइडेंटिफाई। मेघाली यहां तक कोई दिक्कत बेटा? ठीक है। सेकंड पार्ट आइडेंटिफिकेशन के बाद अगला हमने लिखा एम। एम मतलब मेजरिंग। मेजरिंग का मतलब अब काउंट करो कितना, मेजर हाउ मच। जैसे आपको पता चल जाए कि कोई चीज रिकॉर्ड हो सकती है तो पता लगाओ कितने की है। जैसे मुझे पता चल गया कि यार एक तो है ऑनेस्टी और एक है सैलरी, तो सैलरी में लिख सकता हूं, तो भाई कितनी लिखूं, तो उसको गिनना पड़ेगा, मतलब काउंट करना पड़ेगा। तो मेजर हाउ मच मतलब कितनी सैलरी। जैसे मैंने कहा सैलरी लिख सकता हूं, लेट्स से सैलरी कितनी, मान लो 10,000 रुपए पर मंथ। तो बोलो साल की सैलरी कितनी हो गई, अगर 10,000 एक महीने की है, साल में कितने महीने होते हैं 12, तो साल की सैलरी कितनी हो गई 1,20। मतलब अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप सबसे पहले क्या करते हो, आइडेंटिफाई। क्या आइडेंटिफाई करते हो कि कौन सी चीज पैसे के टर्म में है और कौन सी नहीं है। जैसे ही पता चल गया कौन पैसे के टर्म में है, फिर आप गिनते हो कि कितने की है। जैसे ही पता चल गया कितने की है, वो हम लोग यहां पे आके लिखते हैं। ओके। तीसरा, मेजरिंग के बाद रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब टू राइट इट डाउन। आपको पता भी चल गया कि क्या रिकॉर्ड करना है, आपने ये भी पता कर लिया कितना करना है, तो अब जब पता चल गया उसको लिख दो। राइट इट डाउन मतलब लिख दो, लिखना। बोलो बात क्लियर है? जितना डीकोड कर सकते हो उतना डीकोड। ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं ना, आप ये तरीका हर चैप्टर में हर सब्जेक्ट में लगा सकते हो। वेन एवर यू आर स्टडिंग थ्योरी, कहीं पर भी जस्ट राइट इट डाउन, टेक डिक्शनरी एंड डीकोड करते जाओ। आपको इतना आसान लगेगा, आप कहोगे यार ये क्या हो गया, इतना इजी कैसे हो गया ये अपने पास। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, देन मेजरिंग, देन रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग तक पहुंच गए। फोर्थ, चौथा था क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग का मतलब अलग अलग करना, टू सेपरेट। टू सेपरेट। देखो मैं इसका आपको एग्जांपल भी देता हूं। एक बिजनेस में बेटा बहुत सारे खर्चे होते हैं। एक बिजनेस में बहुत सारे खर्चे होते हैं। मैं कुछ खर्चों के नाम लेता हूं। मेरे यहाँ पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं मैं उनको सैलरी देता हूं। मेरे यहाँ जितनी मैं बिजली यूज कर रहा हूं मैं उसका बिजली का बिल भरता हूं। मेरे यहाँ जो ये मैं वाईफाई यूज कर रहा हूँ, प्रोजेक्टर यूज कर रहा हूँ, इतने सिस्टम यूज कर रहा हूँ, मेरा इनकी रिपेयर मेंटेनेंस होती है, मैं उसके खर्चे देता हूं। आप जानते हो बिजनेस में हर खर्चे का एक अलग से फाइल बनाई जाती है। मैं आज आपको एक एक्टिविटी दे रहा हूं, घर जाके करना। घर जाके अपने पापा से पूछना, पापा मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल की फाइल दिखाओ। आपके पापा ने पूरी एक इलेक्ट्रिसिटी बिल की फाइल बना रखी होगी जिसमें हर महीने के बिल पड़े होंगे। तो मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं अलग अलग चीजों को अलग करना चाह रहा हूं ताकि जरूरत पड़ने पर अगर ढूंढना पड़े तो ज्यादा मेहनत ना लगे। जैसे आपने देखा आप कंप्यूटर में भी फोल्डर्स बनाते हो। मैं दिखाई देता हूं ना, ये लो, जब इतना सिस्टम है तो हम क्या करें। ये लो भाई, ये मैंने अपनी डी ड्राइव खोली, ये देखो जरा डी ड्राइव में मैंने अपने हर बैच के फोल्डर बना रखे हैं। सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स, ताकि मुझे ढूंढना ना पड़े यार। उसी तरह से सीए फाउंडेशन, मुझे ढूंढना ना पड़े। तो जब आपको एक बारी को ये पता चल गया कि कितने की चीज रिकॉर्ड करनी है, आपने रिकॉर्ड कर भी दिया। अब रिकॉर्ड करने के बाद उनको अलग अलग करो कि कौन सी चीजें सैलरी की है, सैलरी की चीजें अलग करो। कौन सी चीजें इलेक्ट्रिसिटी की है, इलेक्ट्रिसिटी की चीजें अलग करो। कौन सी चीज टैक्स की है, टैक्स की चीज अलग करो। कौन सी चीज बिल्डिंग की है, बिल्डिंग की चीज अलग करो। सर हम ये क्लासीफाई क्यों कर रहे हैं? कल को आपको अगर कुछ ढूंढना पड़े तो आपको सबके अंदर जाके नहीं ढूंढना, जिस चीज की बात हो रही है वो फाइल खोलो, आपको मिल जाए। जैसे मान लो कल को कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल मेरी दुकान में आ गया, उसने आगे बोला अंकित जी अपने हाउस टैक्स की फाइल दिखाओ। अब मैं लगा पड़ा हूं ढूंढने में कि यार हाउस टैक्स की फाइल मैंने कहां रख दी, मिलेगी नहीं। लेकिन अगर मैंने अलग से उसको क्लासीफाई करा होगा, उसके ऊपर एक स्ट्रिप लगाई होगी, तो उसको ढूंढना आसान हो जाएगा। दैट्स व्हाई जो 4 पॉइंट अपने पास है वो है अपने पास क्लासीफाइंग। व्हेन यू हैव राइट इट डाउन देन यू नीड टू सेपरेट इट फ्रॉम अदर्स। यू नीड टू सेपरेट इट इन दी सेम कैटेगरी। एक जैसी चीजों को अलग अलग कर दो। जैसे मैं यहां पे लिख भी देता हूं,
टू मेक सेपरेट फाइल्स फॉर, आपको सेपरेट फाइल बनानी चाहिए किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, और किसके लिए? वाटर बिल के लिए, और किसके लिए? हाउस टैक्स के लिए। इनके लिए अलग फाइल बनाओ। अलग फाइल क्यों? ताकि जब ढूंढने की जरूरत पड़े, कल को कोई डिस्प्यूट हो जाता है यार, तो हम क्या इसी में थोड़ा अपना काम करते रहेंगे, हमें ढूंढना भी पड़ेगा। तो इसको हमें अलग अलग करना। जैसे मैं आपको बताता हूं मेरे बिजनेस में क्या होता है, हमारे यहाँ पे क्या होता है। बेटा मेरे इंस्टीट्यूट का नाम एजीसी इंस्टीट्यूट है। अब देखो क्या होता है, जब कभी भी आप मुझे फीस देते हो तो आपको एक फी की रसीद मिलती है, फी रसीद। इसका मतलब मैं अपनी फी का जो सारा रिकॉर्ड है अलग करता हूं। जो बच्चा मुझे फीस देता है उसको मैं फी बुक में लिखता हूं, तो मेरे पे जितना पैसा फीस से आ रहा है वो मैं फी बुक में जाके चेक कर सकता हूं। मैं जितना पैसा अपने एम्प्लॉय को सैलरी में दे रहा हूं उसके लिए सैलरी बुक अलग से बनी होगी, तो मैं सैलरी बुक में जाके चेक कर सकता हूं। मैंने जितना पैसा इलेक्ट्रिसिटी बिल का पे करा वो मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल में जाके चेक कर सकता हूं। इसका मतलब है यू नीड टू कैटेगराइज योर एक्सपेंसेस, यू नीड टू कैटेगराइज योर इनकम्स। तो देयर आर 4 पॉइंट्स। सबसे पहली बात, अकाउंटिंग एक आर्ट है, कला है। कला है, क्रिएटिविटी पे बेस्ड है और प्रैक्टिस पर बेस्ड है। जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात, इसमें जो प्रोसेस है वो 8 चीजों की है, IMRC SAIC, जिसमें अभी हमने IMRC पढ़ा है। आई का मतलब क्या है? आइडेंटिफाई करना, पहचानना, क्या रिकॉर्ड हो सकता है क्या रिकॉर्ड नहीं हो सकता। जैसे ही पता चल गया क्या रिकॉर्ड हो सकता है उसको मेजर करो। जैसे ही पता चल गया कि भाई क्या मेजर अपने पास हो रहा है उसको अपने पास रिकॉर्ड कर दो, लिख दो। जैसे ही पता चल गया कि लिख दिया, अब उसको अलग अलग कर दो। अलग अलग मतलब अलग अलग कैटेगरी में कर दो। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? आगे आएंगे समराइजिंग। दिव्यांग, सलीम सर से बात कर लियो, 3 बार कॉल आ गया मेरे पे, एक बार बात कर लियो। समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब क्या है? टू एड इट डाउन, जोड़ना। समराइज का मतलब जोड़ना, जोड़ना। एग्जांपल बताता हूं, बताओ एक बिजनेस का प्रॉफिट कैसे निकालोगे? अगर मैं आपसे बोलूं किसी बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे? उसकी सारी इनकम्स में से क्या माइनस कर देंगे? उसके सारे खर्चे। मैंने यहां पे एक वर्ड बोला, शायद आपने गौर नहीं करा, ऑल इनकम्स, और माइनस में मैंने क्या बोला? ऑल एक्सपेंस। तो बेटा ऑल इनकम का मतलब क्या है? सारी इनकम जोड़नी पड़ेगी। तो बताओ, जो पैसा फीस से आ रहा है वो भी जोड़ना पड़ेगा, जो पैसा रेंट से आ रहा है वो भी जोड़ना पड़ेगा, जो पैसा कहीं से इंटरेस्ट से आ रहा है वो भी जोड़ना पड़ेगा। एक्सपेंस में भी अपने पास जो सैलरी जोड़ना पड़ेगा, एक्सपेंस में इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जोड़ना पड़ेगा, मतलब सारे खर्चे जोड़ने पड़ेंगे। तो समराइज का मतलब क्या है? सब जोड़ते जाओ। जब आप सब जोड़ोगे तभी आपको सही प्रॉफिट पता चलेगा, अगर आप सब नहीं जोड़ोगे तो सही प्रॉफिट पता नहीं चलेगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई डाउट? पक्का? आगे कितने पॉइंट हो गए? 5। समराइज के बाद है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग, एनालाइजिंग का मतलब अपने पास है, लिखेंगे टू एनालाइज, टू एनालाइज द रिजल्ट्स। आपके जो प्रॉफिट आए उनको एनालाइज करो। एनालाइज करने का मतलब है सोचो कि ये प्रॉफिट कम क्यों आया, ये प्रॉफिट ज्यादा क्यों आया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो कि मेरा अभी पिछला साल था 2023, मान लो मेरा 2023 में प्रॉफिट था 1 करोड़, 1 CR, और जैसे ही मैं 2024 में आया मेरा प्रॉफिट हो गया लेट्स से 90 लाख, मतलब 10 लाख से प्रॉफिट कम हो गया। तो खाली ये नहीं कि भाई प्रॉफिट कम हो गया तो बस ठीक है प्रॉफिट कम हो गया, भाई रीजंस पता लगाओ कि प्रॉफिट कम क्यों हुआ, ताकि फ्यूचर में वो दोबारा कम ना हो। एनालाइज करने का मतलब क्या होता है? यू नीड टू ब्रिंग डाउन योर शॉर्टकमिंग्स। लिखना है कि अच्छा यार प्रॉफिट कम क्यों हुआ? क्या प्रॉफिट कम इसलिए हुआ कि सेल्स कम हुई है? क्या प्रॉफिट कम इसलिए हुआ कि खर्चे बढ़ गए हैं? क्या प्रॉफिट कम इसलिए हुआ कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो अपने पास कम हुई है? किस वजह से प्रॉफिट कम हुआ वो आपको एनालाइज करना। तो एनालाइज का मतलब है आपके जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको एनालाइज करो, पता लगाओ कि ये ऐसा क्यों आ रहा है। वाई रिजल्ट्स आर बीइंग सो, इसका मतलब क्या है? रिजल्ट्स ऐसे क्यों हैं, उनके पीछे कारण क्या है। जैसे मैं आपको बताता हूं, दुनिया की कोई भी कंपनी उठा लो, कोई भी कंपनी, जब कोविड का पेंडेमिक चल रहा था सबके जो रिजल्ट्स हैं डाउन हो गए थे। रीजन, उसका रीजन क्या है? क्योंकि देश भर में लॉकडाउन लग गया, वर्ल्ड भर में लॉकडाउन लग गया, तो प्रोडक्शन कम हो रही है, काम कम हो रहा है। उसमें भी कुछ कंपनियां ऐसी थी, अगर मैं आपको बताऊं, अब क्योंकि बात निकली है तो पता होना चाहिए। एप्पल के बारे में जानते हो? एप्पल एक ऐसी कंपनी है भाई साहब, लॉकडाउन में भी उसकी सेल कम नहीं हुई। मतलब आदमी के पास घर में खाना खाने के लिए पैसे नहीं है और लॉकडाउन में भी वो फोन खरीद रहा है बैठ के, उसकी उस टाइम पे भी सेल कम नहीं हुई।
सेल बढ़ रही है उसकी उस टाइम पे भी, लोग सरप्राइज थे उस टाइम पे, कह रहे भाई ये क्या चल रहा है अपने पास, दुनिया भर में ताले लगे हुए, उनके फोन बिक रहे हैं बैठ के, क्योंकि ऑनलाइन तो चल रहा था, वो लोग अपने ऑनलाइन के जो गुड्स हैं वो भी उसमें बेच रहे थे। तो खैर वो एक अलग बात है, बट हमें जो भी रिजल्ट आया उसको एनालाइज करना है। एक बार रिकैप करो, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करा, मेजर करा, रिकॉर्ड करा, क्लासिफाई करा, समराइज करा। समराइज करने का मतलब जोड़ दिया, जैसे जोड़ के पता चला प्रॉफिट कितना है, अब उसको एनालाइज करो कि भाई वो प्रॉफिट उतना क्यों है, क्या वो और ज्यादा हो सकता है, क्या वो अपने पास फ्यूचर में कम तो नहीं होगा, उसको तोड़ के उसको एनालाइज करो। और अब अगला पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है डिकोड करना, समझना। समझना क्या समझना, तुमने एनालाइज करा, एनालाइज करके क्या समझ में आया तो उसको कहीं पे लिखो। जैसे मुझे ये समझ में आया कि मेरी सेल्स कम हुई है, तो अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि मेरी सेल ज्यादा हो, ताकि दोबारा से ही गलती ना हो। देखो सीधा सीधा सा गणित है, आपको गलती पता चल जाए दैट इज नॉट द सोल्यूशन। आपको गलती पता चल जाए और वो गलती फ्यूचर में ना हो, दोबारा से रिपीट ना हो, दैट इज द सोल्यूशन। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग डिफॉल्टेड, क्या डिफॉल्ट हुआ, क्या मिस्टेक हुई, उसको अंडरस्टैंड करो। और जब आपको वो अंडरस्टैंड हो जाए तो उसको कम्युनिकेट करो। लास्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब बताओ, किसको बताओ, टू द यूजर्स। यूजर्स कौन होते हैं, जो आपकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, आप उनको बताओ। तो अकाउंटिंग कोई छोटी मोटी बात नहीं है बेटा, अकाउंटिंग एक बहुत बड़ी बात है। अकाउंटिंग के अंदर 8 स्टेप्स हैं, अगर मैं उन 8 स्टेप्स को जोड़ दूं तो अकाउंटिंग बन जाएगी। ओके, तो अब पढ़ो डेफिनेशन। अब आपको डेफिनेशन पढ़ के बहुत आसान लगेगी, पढ़ो। आओ मेरे साथ साथ पढ़ना अपने पास मन में, मैंने लिखा था यहां पे। आइए, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, एक कला है। कला किसकी, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग क्या, दी फाइनेंशियल डेटा। व्हाट इज फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल डेटा मतलब ऐसा डेटा जिसमें फाइनेंस की बात हो रही है, पैसों की बात हो रही है। तो हमें उन चीजों को पहले आइडेंटिफाई करना है, मेजर करना है, रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई। जब ये हो जाए मुझे समराइज करना है, मतलब सबको जोड़ना है। फिर मुझे एनालाइज करना है। एनालाइज करने का मतलब है कि समझो कि भैया ये चीज ऐसी क्यों आ रही है। इंटरप्रेट करना है कि उससे क्या समझ में आया, और जो भी समझ में आया उसको कम्युनिकेट करना है। किसको कम्युनिकेट करना है, यूजर्स। अगर ये सारी बातें आपस में जुड़ जाए तो ये क्या बन जाएगा, अकाउंटिंग। आज के बाद आप अकाउंटिंग कभी भी रिवाइज करोगे, मन में सिर्फ एक ही बात दोहरानी है, IMRC SAIC। ऑर्डर ध्यान रखना, IMRC SAIC। IMRC अलग है, SAIC अलग है, ये ध्यान रखना। ये जो बीच में हाइफन है इसका बहुत बड़ा मतलब है, अगले टॉपिक में आने वाला है, इसलिए ध्यान रखना। IMRC इज डिफरेंट, SAIC इज डिफरेंट। दोनों को अगर जोड़ दूं तो क्या बन के आ जाएगा, अकाउंटिंग। क्लियर, पक्का। मेघाली बेटा समझ में आता है कि नहीं, जल्दी बताओ। पक्का। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है कि व्हाट इज अकाउंटिंग। आइए स्टेप नंबर 2 लिखेंगे, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा टॉपिक। हाँ हाँ, इंटरप्रिटेशन अपने पास बेटा समझना, एंड कम्युनिकेशन मतलब अपने पास यूजर्स को बताना। ओके, पक्का। आइए, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अब मजे की बात देखो, आपने एक टॉपिक पढ़ लिया तो आपको दूसरा टॉपिक कितना आसान लगेगा, या पहले ही पढ़ चुके हो। क्या है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, देखो यही है, पहले ही पढ़ के आ चुके हो आप। बस ANI को एक साथ लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन को एक साथ लिखा जाता है। तो कोई आपसे पूछ ले अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है, आप बोलोगे अकाउंटिंग की प्रोसेस में 7 स्टेप्स हैं। अब बताओ मैं 7 स्टेप्स क्यों बोल रहा हूं, जल्दी बताओ। क्योंकि जुड़ गया, ए और आई अपने पास क्या हो गया, जुड़ गया। तो 7 स्टेप्स का मतलब क्या है, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ 7 सीक्वेंशियल स्टेप्स। इट स्टार्ट्स विद आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल डेटा। भाई पहचानो क्या लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते। जैसे ही पता चल गया, मेजर करो, मेजर करने के बाद उसको लिखो, रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई करो, अलग अलग कर दो। जैसे आप स्कूल में भी यही करते हो, अगर आपको याद हो, आप स्कूल के पहले दिन एक रफ कॉपी ले जाते हो, सारा काम उसी में नोट करते हो। धीरे धीरे टीचर्स आते हैं, आपको आगे बताते हैं, कहते हैं भैया हर उसके सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपियां बनाओ, तो आप सबकी कॉपियां क्या कर देते हो, अलग अलग कर देते हो, उसे क्लासिफाई बोलते हैं। समराइज का मतलब सबको जोड़ो। जोड़ने का मतलब क्या है, जितने इनकम हुए, जितने एक्सपेंस हुए, सब जोड़ो अपने पास, उससे रिजल्ट निकल के आएंगे। उस रिजल्ट को एनालाइज करो, इंटरप्रेट करो, एंड आखिरी में किसको कम्युनिकेट कर दो, यूजर्स। तो दिक्कत, 2 टॉपिक, व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। वी डोंट नीड टू गेट इनटू डिटेल्स, इतना से ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, जबरदस्ती खुद को ओवर एक्सर्ट नहीं करना। जस्ट रिमेंबर दैट मच, दैट इज सफिशिएंट फॉर एग्जाम्स, इतना सफिशिएंट है फॉर एग्जाम्स। ऑब्वियसली आप पेपर में ये नहीं बनाकर आओगे, पेपर में पूरा लिखकर आओगे, आइडेंटिफाइंग,
मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। ये सिर्फ याद करने के लिए IMRC SAIs। ओके, और लिखेंगे। थर्ड पॉइंट, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। अभी हमने बात की थी यूजर्स को बताना है, तो भाई ये यूजर्स है कौन, किसको बताना है? क्या मैं ऐसे माइक में चीखूंगा कि मेरे कंपनी के रिजल्ट्स ये हैं? किसको बताना है अपने पास? तो लिखेंगे यूजर्स आर द पर्संस और अथॉरिटीज। यूजर्स वो पर्सन है मतलब इंसान है, या वो संस्थाएं, अथॉरिटीज मतलब संस्थाएं हैं, हु यूजेस आवर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं फॉर देयर ओन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, अपने खुद के काम के लिए। जैसे मैं आपको बताऊं, बैंक आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चेक करेगा, सोचो क्यों करेगा, दिमाग लगाओ। एक बैंक जो होता है, बैंक, आप अगर किसी बैंक से उसमें खाता खुलवाने जाओगे या लोन लेने जाओगे, तो बैंक आपको सबसे पहले बोलेगा कि भाई जरा अपने खाते लेकर आओ, अकाउंट्स लेकर आओ। वो क्यों देखना चाहेगा आपके अकाउंट? सोचो, एक बैंक जो है वो आपसे आपके अकाउंट्स क्यों मांगेगा? क्या रीजन है उसको यूज करने का? भाई सीधी सी बात है, वो आपको लोन दे रहा है, तो लोन क्या वो ऐसे ही दे देगा? बिना सोचे समझे आपको लोन दे देगा। वो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मांगेगा और ये चेक करेगा कि क्या आपकी रीपेइंग कैपेसिटी भी है या नहीं। भाई कहीं लोन लेकर तुम फरार तो नहीं हो जाओगे? लोन लेने के बाद क्या तुम उस लोन को पे बैक कर भी पाओगे या नहीं? तो बैंक का काम है, बैंक एक यूजर है जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इसलिए चेक कर रहा है ताकि वो पता लगा सके कि आपको लोन देना भी है या नहीं देना। तो ये लोग यूजर्स होते हैं। तो यूजर्स आर दी पर्संस या अथॉरिटीज जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं अपने खुद के काम के लिए। 4 कीवर्ड्स हैं, ध्यान रखना, पर्संस हैं या अथॉरिटीज हैं। पर्सन मतलब इंसान, अथॉरिटी मतलब संस्था, जो कि यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो अकाउंट्स में लिखा है। किसके लिए यूज करते हैं? अपने खुद के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। जैसे मैंने बैंक का एग्जांपल दिया, बैंक क्यों यूज कर रहा है? इसलिए यूज कर रहा है कि बैंक चेक कर सके कि क्या आपको जो लोन वोन देना है वो लोन देना सही है या नहीं है। जैसे मैं अगला एग्जांपल दूं, सरकार भी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चेक करती है। क्यों चेक करेगी? जैसे मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपके खाते मांगती है कि भैया अपने खाते चेक कराओ। तो क्यों चेक करना चाहती है? वो देखना चाहती है कि क्या तुम लॉ यानी कानून का ठीक से पालन कर रहे हो या नहीं, क्या तुम टैक्स ठीक से पे कर रहे हो या नहीं। तो हर संस्था, हर अथॉरिटी, हर पर्सन अपनी इंफॉर्मेशन को अपने लिए यूज करता है चेक करने के लिए कि क्या तुम ठीक से काम कर रहे हो या नहीं। ओके, लिखें, इसी में लिखेंगे, यही टॉपिक है, टाइप्स ऑफ यूजर्स। यूजर्स भी 2 प्रकार के होते हैं। पहले हमने पढ़ा यूजर्स कौन है, अब हम पढ़ रहे हैं यूजर कितने प्रकार के हैं। तो बेटा यूजर भी 2 प्रकार के हैं। एक होते हैं इंटरनल यूजर्स। इंटरनल मतलब हमारे बिजनेस के अंदर के लोग, और एक होते हैं बेटा एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स का मतलब हो गया बिजनेस से बाहर के लोग, जो हमारे बिजनेस के अंदर के लोग नहीं है, बाहर के लोग। इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स, लिखे। आइए पहले मैं इंटरनल यूजर लिख रहा हूं। इंटरनल यूजर में सबसे पहले आते हैं ओनर्स। ओनर्स कौन है? बिजनेस के मालिक। बताओ, एक ओनर जो है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को बेटा क्यों पढ़ेगा? क्योंकि ओनर ने बिजनेस में क्या करा है? पैसा लगाया। और जब पैसा लगाया तो उसका फर्ज बनता है बिजनेस में पढ़ने का कि जो पैसा लगाया क्या वो बढ़ भी रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो ओनर जो है ये यूजर है, और ओनर का जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी। ओनर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को क्यों चेक करेगा? इसलिए चेक करेगा कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी सही है या नहीं है। इसे प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए और ग्रोथ चेक करने के लिए, ग्रोथ ऑफ बिजनेस, इन 2 चीजों के लिए ओनर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखेगा। याद रखना, यूजर कौन है, यूजर का काम क्या है। जैसे मैंने कहा यूजर ओनर है, तो ओनर का काम क्या है ये भी पता होना चाहिए। ओके, दूसरे इंटरनल यूजर्स होते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का बेटा मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सुना कभी ये वर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? कभी नहीं सुना? तनिष, तूने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं सुना? तूने अर्णव सुना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? मैं आप लोगों को कहानी सुनाता हूं, जरा सुनना। स्टीव जॉब्स का नाम सुना है? स्टीव जॉब्स कौन है? एप्पल को फाउंडर।
आपको पता है स्टीव जॉब ने एप्पल कंपनी शुरू करी और एप्पल कंपनी ने स्टीव जॉब को ही बाहर फेंक दिया। कितनी खतरनाक बात है भाई ये। मतलब मेरी कंपनी मैंने ही शुरू करी और मेरी कंपनी ने मुझे बाहर फेंक दिया भाई। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी में कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब कंपनी के वो लोग जो कंपनी के लिए डिसीजंस लेते हैं। कंपनी का डिसीजन कोई भी एक आदमी नहीं लेता। कंपनी के डिसीजंस के लिए कई गिने चुने लोग होते हैं जिनको अगर हम जोड़ दें तो वो क्या बन जाती है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का काम क्या है? डिसीजंस लेना। तो भाई कोई भी डिसीजन लेने के लिए वो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पड़ेगी तो सही। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप सोचना जरा मेरी बात को ध्यान से तो आपको फील आएगी। मेरे मन में ना एक प्रपोजल चल रहा है कि यार क्यों ना मैं अपनी एक नई ब्रांच खोल दूं, लेकिन नई ब्रांच खोलने के लिए मेरे पे क्या होना चाहिए? पैसा। ये डिसीजन कौन लेगा? ये मैं नहीं लूंगा। ये कौन लेगा? मैनेजमेंट डिसीजन लेगी। अब मैनेजमेंट को अगर ये डिसीजन लेना है तो भाई उसको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारे पे इतना पैसा है भी या नहीं। तो पैसा कहां से देख के पता चलेगा? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। इसका मतलब आदमी सबसे पहले अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चेक करेगा और उसके बेस पे तुम क्या ले पाओगे? डिसीजन। तो मैनेजमेंट का काम है डिसीजन मेकिंग, और क्योंकि मैनेजमेंट का काम डिसीजन मेकिंग है तो डिसीजन मेकिंग के लिए उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रीड करनी पड़ेगी। बिना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रीड करे वो कोई डिसीजन ले नहीं पाए। बोलो ठीक है। ध्यान रखना पढ़ क्या रहे हैं? यूजर्स पढ़ रहे हैं। यूजर्स अपने पास कितने प्रकार के हैं वो पढ़ रहे हैं, और फिर वो यूजर्स का काम क्या है ये पढ़ रहे हैं। राइट? मेघाली बता बेटा, कोई दिक्कत कोई डाउट यहां तक? थर्ड, इंटरनल यूजर में और आते हैं एम्प्लॉइज। ये आपकी बुक में गलत दिया हुआ है। जब आप अपनी बुक में खोलोगे तो आपको एम्प्लॉइज एक्सटर्नल यूजर में दिए भाई। हाउ कैन एम्प्लॉय बी एन एक्सटर्नल यूजर? एम्प्लॉय नाम में ही आंसर है, एम्प्लॉय हमारी कंपनी का एम्प्लॉय। तो जब कंपनी का एम्प्लॉय है तो वो क्या होना चाहिए? इंटरनल यूजर। बट अनफॉर्चुनेटली आपकी बुक में ये गलत दिया हुआ है, तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा। ये एम्प्लॉयज आपके इंटरनल यूजर्स। नाउ थिंक अबाउट व्हाई डू एम्प्लॉयज विल चेक योर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? एम्प्लॉय का क्या काम पड़ा यार इंफॉर्मेशन चेक करने का? सोचो, एम्प्लॉय को कंपनी से सैलरी मिलती है, तो एम्प्लॉय आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पढ़ के ये देखेंगे कि क्या कंपनी के फायदे हो रहे हैं, लॉस। मान लो किसी कंपनी के बहुत फायदे हो रहे हैं बट वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी ठीक से नहीं दे रहे। एग्जांपल देता हूं, किंगफिशर कंपनी। किंगफिशर का नाम सुना है? किंगफिशर कंपनी विजय माल्या की है। ये नलायक ने अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दी लेकिन सिंगापुर जाके पार्टी कर रहा है। सोचो कंपनी के एम्प्लॉय पे क्या बीतेगी। वो सोचेंगे यार कैसा आदमी है, हमारे को सैलरी देने के पैसे नहीं है और पार्टी करने के पैसे। तो एम्प्लॉय आपकी इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं ये देखने के लिए कि क्या जो उनको सैलरी मिल रही है वो फेयर है या नहीं। फेयर मतलब क्या वो एक अच्छा रिवॉर्ड है या नहीं। अगर वो अच्छा रिवॉर्ड नहीं है तो क्या कोई दूसरी कंपनी उतनी सैलरी दे रही है या नहीं। एम्प्लॉय का एक ही तो काम है, सैलरी चेक करना। तो वो सैलरी चेक करने के लिए आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखेंगे। तो लिखेंगे इसके अंदर अपने पास टू चेक देयर फेयरनेस ऑफ रिवॉर्ड। फेयरनेस का मतलब कि जो उनको सैलरी मिल रही है क्या वो ठीक है या नहीं। मान लो आप टाटा में जॉब कर रहे हो और आपने टाटा की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पढ़ी, उसमें आपको सैलरी देख के लग रहा है कम है। फिर आपने रिलायंस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखी, आपको समझ में आ गया कि यार रिलायंस में सैलरी ज्यादा मिलती है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देख के भी गेट एन आइडिया, हमें एक आइडिया लग जाता है कि अच्छा यार ये कंपनी ज्यादा सैलरी दे रही है और ये कंपनी कम सैलरी। ओके, दीज आर इंटरनल यूजर्स। इनके अलावा इंटरनल यूजर्स में और कोई नहीं आते। एक कंपनी के मालिक, एक कंपनी की मैनेजमेंट और एक कंपनी के एम्प्लॉय, दैट्स इट। इंटरनल यूजर्स में और कुछ नहीं आता। ओके, बोले बोले। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, मुझे ना थोड़ी वॉइस कम आ रही है, एक सेकंड। हाँ बेटा अब बता। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो, जैसे सपोज कर मेघाली कुछ देर के लिए मान ले बेटा तू टाटा में एम्प्लॉय है, कुछ देर के लिए ऐसे मान ले। ओके, मान ले मैं टाटा का ओनर हूं बेटा, मैंने देखो पिछले 2 मंथ से सैलरी नहीं दी। फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स आई एम नॉट पेइंग यू एनी सैलरी। अब तुझे ना डाउट हो रहा है कि यार ये कंपनी मेरे को सैलरी क्यों नहीं पे कर रही है। तो तूने मेरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चेक करी, तुझे ये लग रहा था कि मुझे लॉसेज हो रहे होंगे इस वजह से मैं तेरे को सैलरी नहीं दे पा रहा, बट मेरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर तो लिखा हुआ मिला कि मुझे अच्छे खासे प्रॉफिट हो रहे। इसका मतलब बाय चेकिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यू कैन गेट टू नो व्हाई यू आर नॉट गेटिंग सैलरी। तो फेयरनेस ऑफ सैलरी का मतलब कि मुझे सैलरी जो मिल रही है, पहली बात तो वो ठीक है या नहीं। दूसरी बात, अगर मुझे नहीं मिल रही तो क्यों नहीं मिल रही।
तीसरी बात, अगर मुझे मिल रही है तो क्या वो फ्यूचर में ज्यादा मिल सकती है, क्या कंपनी में ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट है, क्या कंपनी में बोनस के प्रोस्पेक्ट है या नहीं है। अगर ये सब नहीं है तो तेरे लिए बेहतर होगा तू कोई कंपनी स्विच कर ले, तू टाटा की बजाय किसी और कंपनी में लग जा। ओके, और आओ एक्सटर्नल यूजर्स। अब इनमें कौन कौन आते हैं, सबसे पहला लेंडर्स। लेंडर्स कौन होते हैं, लेंडर मतलब जो आपको उधार देते हैं। तो लेंडर मतलब एग्जांपल लिख लो, जैसे बैंक्स, बैंक्स आपको उधार देते हैं। और कौन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बेटा बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कोई फर्क नहीं है, ये लगभग सेम है, जैसे मैं एग्जांपल से भी बताता हूं। और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो आपको माल सप्लाई करते हैं। माल सप्लाई करते हैं मतलब ये जो आप दुकान में गुड्स बेचते हो, ये आपको वो गुड्स देते हैं। ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब ये बैंक नहीं है, बैंक जैसा है। जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे बैंक का एग्जांपल तो हो गया एचडीएफसी, सबने सुना हुआ है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल दूं, जैसे यार आपने नाम सुनाओ मुथूट फाइनेंस, सुना है? मुथूट फाइनेंस बैंक नहीं है, पर मुथूट फाइनेंस का जो काम है वो बैंक जैसा है, वो भी तो लोन ही देता है भाई। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, शाहरुख खान ऐड करता है डीएचएफएल लोन्स। ये डीएचएफएल लोन्स जो है ये घर बनाने के लिए लोन देते हैं। तो डीएचएफएल लोन भी कोई बैंक नहीं है, पर बैंक जैसा काम कर रहा है, उनको भी क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एक आध एग्जांपल लिख लो, जैसे एचडीएफसी और ये मुथूट फाइनेंस, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। क्रेडिटर्स मतलब हमारे सप्लायर्स, सप्लायर मतलब जो लोग हमें हमारे गुड्स देते हैं, जो गुड्स हमें बेचने होते हैं। जैसे मैं बताऊं, मेरा काम है बेकरी का, मैं केक बेचता हूं, तो मुझे मैदा कौन प्रोवाइड करता है, फ्लावर कौन प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं सप्लायर। सप्लायर आर द पीपल हु सप्लाई यू गुड्स सो दैट यू कैन सेल देम इनटू योर शॉप, ताकि आप उसको अपनी शॉप में क्या कर सको, बेच सको। अब बताओ इन लोगों का काम क्या होगा, ये लोग चेक करेंगे, ग्रीन से ही लिख रहा हूं मैं, ये लोग चेक करेंगे आपकी क्रेडिट वर्दीनेस। एक नया टर्म आ गया आपकी डिक्शनरी में, क्रेडिट वर्दीनेस। सरल शब्दों में बोलूं तो इसका मतलब है रीपेइंग कैपेसिटी। एक लेंडर का काम क्या होता है, आपको लोन देना। तो बेटा वो ऐसे थोड़ा ना आपको लोन दे देगा, वो लोन देने से पहले चेक करेगा कि क्या तुम्हारी पे करने की कैपेसिटी भी है या नहीं। पता चले मैंने तुम्हें 1 करोड़ का लोन दे दिया और तुम्हारी पे करने की कैपेसिटी नहीं है, तो मैं तो दिक्कत में आ जाऊंगा, मेरे को तो मेरा पैसा ही वापस नहीं मिलेगा। इसलिए वो लोग रिपेइंग कैपेसिटी चेक करेंगे। बट आप पेपर में वर्ड रिपेइंग कैपेसिटी यूज नहीं करोगे, आप असली वर्ड क्या यूज करोगे, क्रेडिट वर्दीनेस। आपने देखा होगा आपके पास फोन पे मैसेज आता होगा कि आपका सिविल स्कोर इतना है, कभी पढ़ा है ऐसा मैसेज, सिविल स्कोर? ये सिविल स्कोर मतलब क्या होता है, जब आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, जब आप कोई लोन यूज करते हो, अगर आप उसकी ईएमआई बेटा टाइमली भरोगे ना, तो आपको एक स्कोर मिलता है। आपका स्कोर जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपको लोन मिले, और आपका स्कोर जितना कम होगा उतने कम चांसेस हैं कि आपको लोन मिले। ओके, तो इन लोगों का काम ये है। और डीपली सोचोगे, कोई रट्टा नहीं मारना है, बड़ा बेसिक सा है कि यार बैंक का काम क्या है, बैंक आपको लोन दे रहा है तो वो चेक करेगा आपकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है। ओके, और देखें एक्सटर्नल यूजर्स में और कौन आते हैं, गवर्नमेंट। सरकार भी एक्सटर्नल यूजर है। अब सरकार मेरी कंपनी का पार्ट तो नहीं है, लेकिन सरकार भी मेरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को चेक करती है। सोचो क्यों करेगी, दो चीजें चेक करने के लिए, कि क्या तुम कायदे कानून फॉलो कर रहे हो या नहीं, और दूसरा तुम टाइमली टैक्स भर रहे हो या नहीं। यही तो दो चीजें सरकार चेक करती है कि नहीं। तो आ जाओ, गवर्नमेंट में लिखेंगे टू चेक कंप्लायंस विद लॉ। कंप्लायंस का मतलब फॉलो करना। सरकार चेक करती है कि क्या तुम कानून फॉलो कर रहे हो या नहीं। जैसे हमारे देश में एक नया कानून आ गया जीएसटी का, तो सरकार चेक करेगी क्या तुम जीएसटी का पालन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। पता चले तुम अभी भी जीएसटी नहीं फॉलो कर रहे तो गलत बात है भाई, जीएसटी फॉलो करना पड़ेगा। ओके, और देखो थर्ड, टैक्स अथॉरिटीज। आपकी बुक में ना टैक्स अथॉरिटीज को अलग कर रखा है, गवर्नमेंट को अलग कर रखा है, तो मैं भी अलग कर रहा हूं। वैसे गवर्नमेंट का ही काम होता है चेक करना कि तुम टैक्स भर रहे हो या नहीं भर रहे हो, लेकिन आपकी बुक में अलग दे रखा है, गवर्नमेंट अलग है, टैक्स अलग है, इसलिए मैं अलग दे रहा हूं। टैक्स अथॉरिटीज क्या चेक करेंगे, टू चेक वेदर यू आर पेइंग टैक्सेस और नॉट। क्या आप टैक्सेस ठीक से पे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बोलो बात क्लियर है। तो 3 एक्सटर्नल यूजर हो गए, लेंडर्स जो आपको लोन देते हैं, गवर्नमेंट जो आपको अलाउ करती है कि भाई बिजनेस करो। आपने सुना भी होगा बिजनेस करने के लिए भी भाई लाइसेंस लेना पड़ता है,
जैसे मैं आपको बताऊं, पटाखों का बिजनेस करना है, पटाखों का, क्रैकर्स, ऐसे ही कोई नहीं उठ के कहीं पटाखे बेचना शुरू कर दे। क्रैकर का बिजनेस करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो सरकार तुम्हारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करेगी कि तुमने लाइसेंस लिया भी है नहीं लिया है। जैसे फार्मा का बिजनेस करना है, फार्मा मतलब मेडिसिन, कोई इसका बिजनेस करना है, इसके लिए भी लाइसेंस चाहिए। एल्कोहल, दारू का कोई बिजनेस करना है, तंबाकू प्रोडक्ट का कोई बिजनेस करना है, लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस नहीं होगा सरकार आपको बिजनेस नहीं करने देगी। टैक्स अथॉरिटीज क्या करेंगे, चेक करेंगे कि भाई क्या आप टाइमली टैक्स पे कर रहे हो या नहीं कर रहे। अगर पे कर रहे हो वेल एंड गुड, नहीं पे कर रहे हो वो आपके ऊपर पेनल्टी लगा दे। और कौन होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, और लिखेंगे। फोर्थ, फोर्थ, रिसर्चर्स। रिसर्चर्स कौन होते हैं, जो रिसर्च करते हैं। भाई रिसर्च भी तो बिना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखे हो ही नहीं सकती। रिसर्च करने के लिए भी तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। तो रिसर्चर्स का काम है फॉर देयर रिसर्च वर्क, रिसर्च करने के लिए भी उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। तो एग्जांपल दो रिसर्चर का, लिख लो जरा इसको, एग्जांपल देता हूं रिसर्चर का। अभी हाल ही में एक न्यूज आई थी, अगर आप न्यूज थोड़ा सा पढ़ते हो तो आपको याद होगा, थोड़ा मेरे को बताना। अडानी की एक न्यूज आई थी कि गौतम अडानी, अडानी बिजनेस है, गौतम अडानी वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बनने वाला था, बन ही गया था, मतलब लगभग, मतलब इलॉन मस्क के नजदीक ही था, सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गया था हिंदुस्तान का गौतम अडानी। मतलब आज तक मुकेश अंबानी रिचेस्ट पर्सन नहीं बना वर्ल्ड का, वैसे इंडिया का है, लेकिन गौतम अडानी उसको तो पिछाड़ के बैठ गया और वर्ल्ड का जो इलॉन मस्क है उसके भी परे पहुंचने वाला था। ऐसा क्यों? तो इसके ऊपर रिसर्च हुई थी, रिसर्च की थी हिंडनबर्ग ने। ये एक कंपनी है हिंडनबर्ग, इस कंपनी का काम क्या है, ये पर रिसर्च करती है, ये बस खुलासा करती है, एक्सपोज करती है लोगों को। तो आप मानोगे नहीं, हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप की रिसर्च करी और अडानी ग्रुप ने कितने स्कैम में वो इन्वॉल्व है उसकी रिपोर्ट बना दी। मतलब जो स्कैम एक प्रॉपर वर्ड नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं भाई अडानी ने वाकई में स्कैम करा, लेकिन उनकी तरफ से जो उनको लग रहा है कि ये गलत कर रहे हैं, उन्होंने उसकी रिसर्च रिपोर्ट बना के छाप दी। उसके लिए अडानी को अब उस पर ऊपर जवाब देना पड़ रहा है। तो मार्केट में कुछ रिसर्चर्स होते हैं जिनका काम सिर्फ ये है, ये देखना कि अच्छा ये काम ठीक कर रहा है क्या, और अगर काम ठीक कर रहा है तो भी ठीक, नहीं कर रहा तो वो आपके ऊपर रिसर्च करते हैं। जैसे मैं इसको अगर आपको थोड़ा सा दिखाऊं जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाए, ये देखो हिंडनबर्ग, थोड़ा समझाने के लिए, ये रहा। ओहो, हिंडनबर्ग रिसर्च, उसमें अपने पास जो है जितनी भी हिंडनबर्ग की जो कंपनी है, इन लोगों ने ना अपने पास रिसर्च की हुई है, जैसे अडानी के ऊपर की थी अभी। ये रहा, ये देखो अडानी वर्सेस हिंडनबर्ग रिसर्च, इकोनॉमिक टाइम्स में पूरा इसका एक आर्टिकल आया था कि हिंडनबर्ग को लगा कि अडानी ग्रुप जो ठीक से काम नहीं कर रहा, तो भाई साहब उसने उसकी रिसर्च कर डाली पूरी। अब रिसर्च भी फ्री में थोड़ा ना हो जाएगी, रिसर्च करने के लिए भी तो मुझे आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। इसलिए एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर अपने पास जो है आपके ये रिसर्चर्स भी आते हैं और वो अपनी रिसर्च वर्क के लिए आपकी इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। ओके, एक एग्जांपल लिख लेना हिंडनबर्ग। फिफ्थ, और कौन है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स वो हैं जो आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाह रहे हैं या लगा चुके हैं, इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स भी लिख लो एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स भी लिख लो। इन्वेस्टर वो हैं जो पैसा लगा चुके हैं, इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो हैं जो पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं। इन्वेस्टर्स वो हैं दोज हु हैव इन्वेस्टेड मनी, दोज हु हैव इन्वेस्टेड मनी। पोटेंशियल इन्वेस्टर वो हैं दोज हु आर थिंकिंग टू इन्वेस्ट, जो अभी भी इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। जैसे मैं आपसे कहूं मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए तो मैं इन्वेस्टर हूं, आप रिलायंस के शेयर खरीदना चाहते हो तो आप पोटेंशियल इन्वेस्टर। अब आप किसी भी कंपनी में अगर शेयर खरीदना चाहते हो तो ऐसे थोड़ा ना खरीद लोगे, पहले थोड़ा बहुत उस कंपनी के बारे में पढ़ोगे तो सही। अब आप उस कंपनी के बारे में क्या पढ़ोगे कि वो कंपनी का काम कैसा है, उस कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे हैं, उस कंपनी की ग्रोथ कैसी है, उस कंपनी की सॉल्वेंसी कैसी है। तो इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स का काम यही है।
चेक करना प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी होगी तभी पैसा लगाएंगे। चेक करना ग्रोथ, चेक करना अपने पास जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी का मतलब होता है आपका बिजनेस लंबे समय में कितना चलेगा। जैसे मान लो मैं कहूं कि भाई पार्ले कंपनी, पार्ले, मैं पार्ले कंपनी में पैसा लगाना चाहता हूं, तो मैं ये देखूंगा कि यार पार्ले कंपनी बहुत पुरानी है, अभी तक चलते आ रही है, तो मेरी उम्मीद है कि आगे भी चलेगी, इसको बोलते हैं सॉल्वेंसी। ओके, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं इन्वेस्टर्स में और ओनर्स में। बेटा ओनर वो है जो कंपनी का मालिक है, इन्वेस्टर वो है जिसने सिर्फ पैसा लगाया। फर्क समझो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, फर्क समझो। मुकेश अंबानी जो है वो रिलायंस का ओनर है, लेकिन अगर रिलायंस के शेयर मैंने खरीद रखे हैं तो मैं ओनर नहीं हूं, मैं क्या कहलाऊंगा, इन्वेस्टर। जैसे मार्क जुकरबर्ग फेसबुक का ओनर है, लेकिन अगर मैंने फेसबुक के शेयर खरीदे हैं तो मैं ओनर नहीं हूं, मैं क्या कहलाऊंगा, इन्वेस्टर। ये फर्क है। तो जो इंटरनल पीपल है वो ओनर है, जो आउटसाइड पीपल है वो क्या है, इन्वेस्टर। ओके, एंड लास्ट एक और एक्सटर्नल यूजर, आखिरी, वो भी लिख लो, पब्लिक एंड सोसाइटी, पब्लिक एंड सोसाइटी। लास्ट, पब्लिक एंड सोसाइटी। पब्लिक मतलब हमारा जो सोशल समाज है, सोसाइटी, ये भी भैया एक यूजर है, ये भी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को चेक करती है ये देखने के लिए कि क्या आप काम ठीक से कर रहे हो या नहीं। एग्जांपल देता हूं, हमारे देश में प्लास्टिक पॉलिथीन, प्लास्टिक बैग्स बैन हो चुके हैं। अब मान लो कि आप कहीं पर सामान खरीदने गए और वो आपको प्लास्टिक की थैलियों में सामान दे रहे हैं, तो आप समझ जाओगे कि ये कंपनी ठीक से काम नहीं कर रही। इसका मतलब ये रूल्स एंड लॉज एंड रेगुलेशंस का पालन नहीं कर रही, ये उसको वॉयलेट कर रही है। समझ में मेरी बात? यही एक रीजन है कि आप आज की डेट में सबवे में चले जाओ, आप आज की डेट में अपने पास मैकडोनल्ड में चले जाओ, डोमिनोज में चले जाओ, पिज्जा हट में चले जाओ, हर कोई आपको पेपर बैग देता है। वो तो छोड़ो, जो स्ट्रॉज होते हैं, स्ट्रॉज जो पाइप है वो भी पेपर पाइप देते हैं। जो पहले पाइप्स आते थे अपने पास प्लास्टिक पाइप, आजकल वो भी नहीं मिलते, है कि नहीं? तो ये क्यों करा गया? क्योंकि रेगुलेशंस ऐसी आ गई। अगर मैं इनको फॉलो नहीं करूंगा तो सोसाइटी सोचेगी कि भैया कैसा आदमी काम नहीं कर रहा, बल्कि गंदगी और फैला रहे। इसलिए पब्लिक और सोसाइटी भी चेक करते हैं कि क्या आप एज अ सोशल बिलीफ को लेके काम ठीक से कर रहे हो या नहीं कर रहे। जैसे इसका एक और बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, शायद आप इस बात से ज्यादा कनेक्ट कर पाओ। मैकडोनल्ड की जितनी भी बाहर के देश में ब्रांचेस हैं, जैसे मिडल ईस्ट में मस्कट, ओमान, मेरा भाई अभी ओमान गया था, तो भाई वहां मैकडोनल्ड की ब्रांच थी, तो वहां पे मैकडोनल्ड की जो टिक्की होती है वो कैमल मीट से बनती है। कैमल मीट, हॉर्स मीट, काओ मीट, कैटल मीट, जिसको हम बीफ बोलते हैं। लेकिन क्या इंडिया में ये चलेगा? नहीं। रीजन क्या है? क्योंकि इंडिया का सोशल बिलीफ ऐसा है, यहां पे जानवरों को पूजा जाता है यार, तो यहां पर वो इस चीज को यूज नहीं करते। यहां पे जो वो यूज करते हैं नॉनवेज केस में सिर्फ चिकन यूज करते हैं। रीजन बीइंग बिकॉज वो सोशल बिलीफ को अगेंस्ट नहीं जा रहा। इसलिए अगर आप जिस किसी भी देश में बिजनेस कर रहे हो तो आपके उसके सोशल बिलीफ का पालन करना पड़ता है। अगर आप वो नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा। जैसे इसका एक और एग्जांपल देता हूं, गुजरात जो है एक ड्राई स्टेट है, गुजरात में अल्कोहल बैन है। तो अगर मेरा कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो अल्कोहल यूज करता है और अगर मैं उसका प्लांट गुजरात में सेटअप कर दूंगा तो गुजरात की जनता नाराज हो जाएगी। वो कहेगी भाई साहब ये क्या कर रहे हो यार, हमारे देश में यहाँ पे अपने पास, हमारी जगह में यहाँ पे अपने पास अल्कोहल बैन है और तुम उसी का प्लांट सेटअप कर रहे हो। तो वो नहीं करना। तो सोसाइटी का काम क्या है, ये चेक करना कि क्या तुम सोशल बिलीफ्स के फेवर में हो या अगेंस्ट में, ये ध्यान रखना। ओके, आए जरा लिखेंगे इसके लिए। दे चेक वेदर you are in favor of social and environment beliefs or not। वो चेक करेंगे क्या आप सोशल और एनवायरमेंट बिलीफ्स के अगेंस्ट में हो या फिर उसके फेवर में हो। फेवर में हो तो बहुत बढ़िया, अगेंस्ट में हो तो भैया दिक्कत है, फिर वो बहुत जिना मतलब दुश्वार कर देंगे आपका, वो आए दिन आपको जो है परेशान करेंगे। बोले आया समझ में? मेघाली बेटा को दिक्कत यहां तक? ये क्वेश्चन पेपर में 6 मार्क्स का आता है, 6 मार्क का। आपसे पूछेगा हु आर द यूजर्स, आप लिखोगे यूजर्स आर द पर्संस और अथॉरिटीज हु यूजेस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर देयर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। फिर आपसे पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजर्स आर देयर,
So there are two types of users. One is internal, who belongs to company, and other one is external. फिर आपसे पूछेगा write down any two internal users or two external users. So what are internal users? तीन आपने पढ़े हैं, employee, owners, management. And what are external users? सारे बाहर के लोग, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बैंक्स, लेंडर्स, इसके अलावा आपके पास टैक्स अथॉरिटीज, रिसर्चर्स, इन्वेस्टर्स, पब्लिक सोसाइटीज. दैट्स इट. याद रहेगा? बोले कोई दिक्कत, कोई डाउट? तीन टॉपिक पढ़े बेटा आपने. अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है, अकाउंटिंग के यूजर्स क्या है. कोई दिक्कत, कोई डाउट? आज हाँ बेटा, मेघाली क्या कह रहे हैं? ऊपर कर दूं? ओके 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 ओके. आइए, फोर्थ पॉइंट, आज का आखिरी पॉइंट, लास्ट पॉइंट, आज का अंतिम पॉइंट. मैंने आपसे कहा था आगे जाके आप ये पढ़ोगे कि मैंने IMRC और SAIC को अलग क्यों किया था, ये मैंने बताया था. अकाउंटिंग में वैसे आई से लेके सी तक आता है, IMRC, SAIC, लेकिन अब मैं ये आपको बता रहा हूं कि मैंने इसको अलग अलग क्यों किया. ठीक है, तो लिखेंगे, टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. ये टॉपिक आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. ये टॉपिक इस चैप्टर का सबसे ज्यादा आने वाला टॉपिक है जो आप पढ़ने जा रहे हो. इस टॉपिक पे लिख लेना EQ. मैं किसी भी टॉपिक पे अगर आपको EQ लिखवा रहा हूं, EQ का मतलब है एग्जाम क्वेश्चन. एग्जाम क्वेश्चन मतलब पेपर से एक दिन पहले. ये तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये इस चैप्टर में सबसे ज्यादा आने वाला टॉपिक है. FAQ बोल सकते हो आप, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. चार्ट बनाएंगे, एक बुक कीपिंग लिखेंगे एक जगह पे, बीच में लिखेंगे बेसिस, और यहां पे लिखेंगे अकाउंटिंग. तो बुक कीपिंग, ये बेसिस और ये अकाउंटिंग. बुक कीपिंग के नीचे ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना IMRC. अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है सिर्फ आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, सिर्फ इतना हिस्सा इसको बुक कीपिंग बोलते हैं. लेकिन अकाउंटिंग की जो आगे की प्रोसेस है SAIC, इसको अकाउंटिंग बोलते हैं. मतलब जो बाद का काम है, समराइज करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट करना, वो अकाउंटिंग का पार्ट है. लेकिन जो पहले 4 स्टेप है वो किसका पार्ट है? बुक कीपिंग. अब हम एक एक चीज को यहां पे लिखेंगे बड़े आराम आराम से. पहला पॉइंट लिखो, मीनिंग, कि बुक कीपिंग क्या है. तो बुक कीपिंग में लिखेंगे टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स. सिर्फ रिकॉर्ड्स को बनाना बुक कीपिंग है. टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, खाते बनाना, बस बुक कीपिंग. अगर आप डेली बेसिस पे खाते बना रहे हो उसको बुक कीपिंग बोलते हैं. ओके. पर अकाउंटिंग का मतलब क्या है? अकाउंटिंग का मतलब है टू मेंटेन रिकॉर्ड्स. रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करने हैं, एंड कैलकुलेट रिजल्ट्स, रिजल्ट्स भी निकालना है, एनालाइज भी करना है, इंटरप्रेट भी करना है, एंड कम्युनिकेट भी करना है. तो देखो अकाउंटिंग जो है थोड़ा बड़ा हो गया. अकाउंटिंग में खाते भी बनाने हैं, रिजल्ट भी निकालने हैं, एनालाइज भी करना है, फिर समझना भी है, फिर समझाना भी है. तो अकाउंटिंग इज अ बिग पिक्चर, बट बुक कीपिंग इज ओनली अ पार्ट ऑफ इट. बुक कीपिंग का मतलब है सिर्फ खाते बना. ओके, समझना है? पहले पॉइंट में कोई दिक्कत हो? लिखते चलो, साथ साथ लिखते चलो, शाबाश. सेकेंड पॉइंट, स्कोप. स्कोप का मतलब होता है दायरा. दायरा, ठीक है. तो बुक कीपिंग का जो स्कोप है वो है नैरो, कम. ये सिर्फ खाते बनाने से सीमित है. अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो है वाइडर. वाइडर मतलब ये थोड़ा बड़ा काम है भाई, खाते भी बनाने हैं, रिजल्ट भी निकालने हैं, ये ज्यादा काम है अपने पास. तो अकाउंटिंग जो वाइडर स्कोप. ओके. अच्छा, तीसरा पॉइंट, थ्योरी बेटा जब भी पढ़नी हो ना, इस तरह से थ्योरी को लिखा करो कि सिर्फ आपके समझ में आ जाए और किसी का आए ना आए, हमें समझ में आ जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं. तीसरा पॉइंट, नेचर. बुक कीपिंग का जो नेचर है वो है रूटीन. रूटीन मतलब ये डेली होता है भाई. खाते डेली बनाए जाते हैं. ऐसा थोड़ा ना कि मैं खाते खाली महीने में एक बार बनाता हूं, नहीं, डेली बनाए जाते हैं. लेकिन बेटा जो अकाउंटिंग है इसका नेचर है डायनामिक. डायनामिक का मतलब साल में रिजल्ट एक ही बार निकाला जाता है बेटा, यानी कि साल के आखिरी में.
आपको क्या लगता है कि मैं क्या डेली अपना प्रॉफिट निकालता हूँ कि आज मेरे पे इतनी फीस आई और आज मेरे इतने खर्चे हुए, आज का मेरा प्रॉफिट ये है? अगर मैं ऐसे करने लग जाऊं तो भैया पढ़ाने का समय नहीं मिलेगा मेरे को। तो रिजल्ट सिर्फ साल में एक बार निकाला जाता है, क्योंकि वो साल में एक बार किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? डायनामिक। डायनामिक को आप ऐसे भी लिख सकते हो एनालिटिकल, मतलब जब जरूरत पड़ेगी सिर्फ तब। लेकिन रूटीन का मतलब क्या है? ये डेली करना है। खाते तो डेली बनाने हैं यार, कोई फीस देगा, रसीद तो डेली कटेगी अपने पास, लेकिन जो रिजल्ट निकलेंगे वो सिर्फ साल में एक बार निकलेंगे। तो ये रूटीन नेचर है, वो डायनामिक नेचर। ओके, और लिखें परफॉर्म बाय। अगला बेसिस परफॉर्म बाय, कौन परफॉर्म करता है भाई? बुक कीपिंग करता है जूनियर स्टाफ। खाते बनाना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। जैसे मैंने ऐश्वर्या को बोल रखा है कि बेटा जो भी फीस है फीस की रसीद काट दिया कर, उसने कर दिया। लेकिन साल के आखिरी में सारी रसीद मेरे पास आती है, मैं चेक करता हूं कितनी इनकम है, कितने खर्चे हैं। तो अकाउंटिंग कौन करता है? सीनियर स्टाफ। ठीक है, बुक कीपिंग कौन करेगा? जूनियर स्टाफ। अकाउंटिंग कौन करेगा? सीनियर स्टाफ। क्योंकि बेटा एनालिसिस हर किसी के बस की बात नहीं है। एनालिसिस वही कर सकता है जिसके पास प्रॉपर स्किल्स हैं, प्रॉपर एक्सपर्टीज है। लेकिन खाते बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आपको मैं बताऊं, आपने कभी गौर भी किया होगा, आप बिग बाजार में चले जाओ, रिलायंस फ्रेश चले जाओ, तो वहां पे वो काउंटर पे बैठे होते हैं, वो ऐसे बटन दबा दबा के आपको जो बिल दे रहे होते हैं, तो रिकॉर्डिंग तो वो भी कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन साल के आखिरी में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो निकालना बड़ी बात है। वो कौन निकालेगा? सीनियर स्टाफ। ओके, 4 पॉइंट। अगला बेसिस स्टेज। पहले क्या होगा? बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज। बुक कीपिंग से पहले अकाउंटिंग नहीं हो सकती भाई। खाते बनाने से पहले थोड़ा ना प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ये प्राइमरी स्टेज है। ये कौन सी स्टेज है? सेकेंडरी। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूं बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है तो आप ऐसे लिख सकते हो, सॉरी अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है तो आप यहां पे लिख सकते हो अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। क्या ये बात समझ में आती है? जहां बुक कीपिंग खत्म होगी वहां से क्या शुरू होगी? अकाउंटिंग। क्योंकि जब खाते बनना पूरे हो जाएंगे बेटा, चेकिंग तो वहां से शुरू होगी ना अपने पास। तो अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड्स, वेयर बुक कीपिंग एंड्स। इसलिए वो प्राइमरी स्टेज है और ये अपने पास जो है सेकेंडरी स्टेज है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? हाँ बेटा मेघाली, यहां तक कोई दिक्कत? कितने पॉइंट हो गए हमारे? 1 2 3 4 5। एक पॉइंट और, एक पॉइंट और लिखो, स्किल्स। बेटा बुक कीपिंग के लिए वी डोंट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल्स। नो स्पेशल स्किल्स आर रिक्वायर्ड। खाते कोई भी बना सकता है। अकाउंटिंग के लिए भी रिक्वायर स्पेशल स्किल्स। तो स्पेशल स्किल्स स्लैश एक्सपर्टीज इज रिक्वायर्ड। बस नोट करना, टू राइट इट डाउन ओनली। बिल्कुल, जैसे एक चाय वाले का एग्जांपल ले ले, वो भी डेली बेसिस पे लिखता है कि मैंने कितने कप चाय बेची, तो उसके पास कोई स्पेशल स्किल थोड़ी ना है। लेकिन जब वो अपना टैक्स भरने आएगा तो वो उसको नहीं आता, वो फिर हमारे पास आएगा, वो कहेगा अंकित जी मेरा टैक्स निकाल दो कितना आ रहा है, उसके लिए मैं काम करूंगा। ओके, तो देयर आर 6 पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन क्लासिफाई व्हाट इज बुक कीपिंग एंड व्हाट इज अकाउंटिंग। याद रखने का तरीका क्या है? IMRC जो है वो बुक कीपिंग है, SAIC जो है वो अकाउंटिंग है। बुक कीपिंग जो है एक रूटीन नेचर है, डेली होता है। अकाउंटिंग जो है एनालिटिकल नेचर है, जब जरूरत पड़ेगी सिर्फ तब होगा। बुक कीपिंग जो अपने पास है वो प्राइमरी स्टेज है, अकाउंटिंग जो है सेकेंडरी स्टेज है। बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ करता है, अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ करता है। बुक कीपिंग अपने पास जो है उसमें कोई स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए, बट अकाउंटिंग में स्पेशल स्किल्स चाहिए। बुक कीपिंग का स्कोप कम है, अकाउंटिंग का स्कोप ज्यादा है। ओके, तो वी हैव लर्न 4 पॉइंट्स टुडे। चारों पॉइंट्स एक बार मैं रिकैप कर रहा हूं क्विकली 1 मिनट के अंदर। हमने सबसे पहले पढ़ा अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन किसने दी है? AICPA। What is AICPA? American Institute of Certified Public Accountants. This is the world's largest accounting body. इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट है जिसका नाम है ICAI, बट डेफिनेशन AICPA ने दी है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग 8 स्टेप्स है, IMRC SAIC। अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक कला है जो प्रैक्टिस पर बेस्ड है, क्रिएटिविटी पे बेस्ड है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होता जाएगा, उतनी ज्यादा क्रिएटिविटी आती जाएगी। आई का मतलब आइडेंटिफिकेशन है, पहचानना कि क्या फाइनेंशियल है क्या फाइनेंशियल नहीं है। जैसे कोई एग्जांपल दूं, मेरे को आप बताना कि वो फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है, मुझे बताना। जैसे मैंने कहा कलर ऑफ माई कार, मेरी गाड़ी का कलर, ये फाइनेंशियल आइटम है या नॉन फाइनेंशियल है? नॉन फाइनेंशियल। मैंने कहा प्राइस ऑफ माई कार, ये क्या है? ये फाइनेंशियल है।
तो गाड़ी का प्राइस इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स में, गाड़ी किस कलर की ये इंपॉर्टेंट नहीं है अपने पास। तो जो फाइनेंशियल टर्म्स है वो रिकॉर्ड होगा, जो नॉन फाइनेंशियल है वो रिकॉर्ड नहीं होगा। जैसे ही फाइनेंशियल है पता लगाओ कितना फाइनेंशियल है, जैसे ही पता चल जाए कितना फाइनेंशियल है लिख दो, जैसे लिख दो अलग अलग कर दो, सारी जो अलग अलग चीजें उनकी अलग अलग फाइल बना दो, फिर समराइज करो, सबको जोड़ो, जोड़ने के बाद प्रॉफिट लॉस निकालो, उसको एनालाइज करो, इंटरप्रेट करो, कम्युनिकेट करो। जैसे मैंने आपसे कहा कम्युनिकेट करो, तो कम्युनिकेट किसको करते हैं, यूजर्स। यूजर्स हमने पढ़ा, यूजर्स वो लोग हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। यूजर दो प्रकार के हैं, इंटरनल है, एक्सटर्नल है। इंटरनल में सारे अंदर के लोग, एक्सटर्नल में सारे बाहर के लोग। इंटरनल में ओनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, और एक्सटर्नल के अंदर लेंडर्स आ गए, गवर्नमेंट आ गए, टैक्स अथॉरिटीज आ गए, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, पब्लिक है, रिसर्चर्स है, सोसाइटी है, ये सब उनके अपने अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। आपने अकाउंटिंग की प्रोसेस भी पढ़ी, IMRC, SAIC, ये आपकी अकाउंटिंग की प्रोसेस है। फिर आपने पढ़ा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। IMRC इज बुक कीपिंग, SAIC इज अकाउंटिंग, दैट्स इट। ये चैप्टर 60% हो गया, 40% अभी बचा है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मेरी सारी थ्योरी हम इसी तरीके से करेंगे, मैं कहीं पर भी क्लास में बुक नहीं खुलवाऊंगा, आप घर पे जाके बुक स्टडी कर सकते हो, कहीं कोई डाउट आ रहा है मेरे से पूछ सकते हो, लेकिन जो चीज बुक में अलग होगी वो मैंने पहले ही बता दिया। इंप्लॉय आपकी बुक में एक्सटर्नल यूजर्स में दिए हैं, और आप ध्यान रखना वो इंटरनल यूजर्स। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसको अच्छे से रिवाइज करना, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी ट्यूसडे है, ट्यूसडे 5 o'clock। और आज 8 बजे आपके पास अगेन, आज सैटरडे है, आज 8 बजे आपकी इको है। मेघाली बेटा इको आपने इसी सेम आईडी पासवर्ड से ज्वाइन करनी है, वो दिव्यांग सर क्लास लेंगे। ओके ओके बेटा, नहीं नहीं, नो नीड। अकाउंट्स के लिए TS ग्रेवाल बुक आपको लेनी है। ओके, नो नीड फॉर NCERT, माई नोट्स विल बी वेरी मच सफिशिएंट। ओके ओके बेटा। एक नंबर दे रहा हूं, इको का लेक्चर